Hello guys, Namaskar and welcome to our channel. Now in this video, I'm going to tell you some tricks that will help you to solve the questions based on ली चैटलियर्स प्रिंसिपल very easily. ठीक है, तो शुरू करें क्या तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, इफ any change is done at equilibrium then equilibrium will shift in the direction where it can minimize this effect। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पर किसी भी रिएक्शन को छेड़ दिया जाता है तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां उस चेंज को कम करा जा सके। मान लो अगर रिएक्शन में सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन से छेड़छाड़ कर दी जाए, है ना, तो कंसंट्रेशन में अगर छेड़छाड़ कर दोगे जनाब, फॉर एग्जांपल ए से बी बन रहा है, ये चीज इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर यहां पर तूने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इफ ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम will shift in such a way that concentration of A can be decreased, that is forward। देखो, concentration of A बढ़ गई यानी A बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड ज्यादा चलने लगेगी ताकि A कम हो जाए, B भी उतना बन पाए, राइट। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में जहां पर उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके, राइट, फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो, अरे भाई बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया तो रिएक्शन इस बी को कम करने के लिए बैकवर्ड मूव करेगी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स 2C। ठीक है, ये ए है सॉलिड, बी है गैस और सी है गैस। ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहां से कि ये जो ए है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, तो इसके साथ कुछ भी करो कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। भाई सॉलिड के साथ किसी भी रिएक्शन में कुछ भी करो, कुछ भी मतलब सर कुछ भी करो, इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना इक्विलिब्रियम आगे जाएगा ना पीछे आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है। हाँ जी, सॉलिड है। जब हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं, है ना, तभी भी हम क्या करते हैं, सी की पावर 2, ये कोफिशिएंट ऊपर आ जाता है पावर में, और अपॉन रिएक्टेंट कर देते हैं यहाँ पे बी। यहाँ पर सोचो ए को लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, जब हम रिएक्शन कांस्टेंट लिखते हैं तो सॉलिड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे अपन को एट कांस्टेंट प्रेशर Kp लिखना हो हमें तो Pc की पावर 2 अपॉन में Pb कर देंगे, बस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करना है, कुछ नहीं करना। कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना हो तो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, राइट, कंसंट्रेशन की टर्म में ऐसे लिख देंगे, प्रेशर की टर्म्स में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो रिएक्शन कांस्टेंट लिखना भी आपको समझ आ गया। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करी जाए, टेम्परेचर के बेसिस पर रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जिनमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, और उन रिएक्शंस में डेल्टा H इज नेगेटिव जनाब, डेल्टा H नेगेटिव होता है इन रिएक्शंस के अंदर। जैसे मान लो A प्लस बी, ये मान लो कि C प्लस डी में बदल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हीट निकलती है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस हीट अगर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या फिर डेल्टा H नेगेटिव लिखा हुआ हो तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव लिखा हुआ हो, या फिर इधर प्रोडक्ट साइड के अंदर C प्लस डी माइनस हीट कुछ लिखा हुआ हो, माइनस कुछ K किलो कुछ Q किलो कैलोरी, P किलो कैलोरी माइनस लिखा हुआ हो। ठीक है, या फिर रिएक्टेंट साइड में A प्लस बी प्लस ये कुछ हीट यहां पे लिख दी हो। ठीक है, तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आती होंगी, कुछ ये पता ही होगा छोटी मोटी चीजों के बारे में तो। ठीक है, तो देखिए एक बार मिटा देते हैं इसको, L सुनो, तो ये जो अपने पास A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर, इसका डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो अगर इस समय इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, द रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हीट पहले से निकल रही है। ठीक है, हीट पहले से यहां हो रही है, राइट। अगर टेम्परेचर इस समय बढ़ा दिया गया तो हीट और ज्यादा बढ़ जाएगी
and the reaction will have to shift backward to compensate this increasing heat. ठीक है, A प्लस बी, इस इंक्रीजिंग हीट को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। बस आप सीधा से इतना याद रखो कि क्योंकि ये ट्रिक का वीडियो, तो मैं डायरेक्टली ट्रिक बताता हूं कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कभी भी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, अगर भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है, देन द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड जाती है। ये सीधा सीधा याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करी जाए तो इसके लिए डायरेक्ट आप याद रखेंगे, इफ यू इंक्रीज प्रेशर, रिएक्शन गोज इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो जनाब, तो रिएक्शन वहां मूव करेगी, उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, राइट। तो NH2 प्लस 3H2 ये रिएक्शन है, 2NH3 बन रहा है, गैसेस। ठीक है, अब यहां पर इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे एट इक्विलिब्रियम, देन ये रिएक्शन वहां उस तरफ जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो देखो यहां पर रिएक्टेंट साइड में 4 मोल्स हैं और यहां पर 2 मोल्स हैं, ये देखो 2 और यहां पर 3 + 1 कितना हो गया, 4 मोल्स। तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो P बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल जहां कम होंगे वहां रिएक्शन जाएगी, राइट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो कोई भी इफेक्ट या चेंज नहीं होगा, केवल एक चीज होगी कि रिएक्शन का टाइम कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने का। मतलब इसका ये है कि अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पहुंचने में अगर 10 मिनट लग रहे थे, अगर इक्विलिब्रियम पहुंचने में 30 मिनट लग रहे थे, कितना भी टाइम लग रहा था, अब उससे थोड़ा कम टाइम यहां पर लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। हाँ या ना? हाँ जी, ओके। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया गया है रिएक्शन में, बताओ केसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, बताओ कंपोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन में, बताओ डेल्टा एच में क्या चेंज आ रहा है, तो सीधा बताना कि कोई चेंज नहीं आ रहा। वैसे आपसे सीधा पूछा नहीं जाएगा, आपसे ऐसा बोला जाएगा कुछ की रिएक्शन इज अकरिंग ऐसे ऐसे, उसका केसी इतना है, वो हो रहा है, फिर उसके बाद में कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नाउ अब उसका नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, तो उसमें दे दिया जाएगा 2 इंटू केसी, जो ओरिजिनल केसी था उसका 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, या केसी ही रह गया तो आप केसी पे टिक कर दोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, राइट। नेक्स्ट, जैसे जब भी ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम पे है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड जाने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको 2 पार्ट में कर देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड कांस्टेंट, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड, केबी, KF एंड KB। तो जो अपन नेट कांस्टेंट लिखते हैं ये पूरे इक्विलिब्रियम का, दैट इज इक्वल टू KF अपॉन KB, यानी फॉरवर्ड कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट, राइट। ये जो अगर आपने कैटलिस्ट ऐड करा है तो क्या होगा, ये KF KB जो है ये दोनों ही n गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो n टाइम्स KF, n टाइम्स KB, ठीक है। अब कुल मिला के फिर देखोगे तो n से n कट जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि KF है वो 2 गुना हो गया है, ठीक है, और KB 1.6 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात गलत है। क्यों? ये बात गलत इसलिए है क्योंकि n टाइम्स KF इंक्रीज होना चाहिए और n टाइम्स ही KB इंक्रीज होना चाहिए। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है ना KF, तो 1.6 टाइम नहीं, 2 टाइम्स ही KB भी इंक्रीज होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तभी तो कट के कोई भी नेट चेंज नहीं आएगा रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड करने पर। तो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और जहां तक बात करूं नीट की, जेईई मेन की, तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ खास आता नहीं है, ठीक है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं सारे की, बैकवर्ड कब जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड कब जाएगी, और यही केसेस होते हैं जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं अभी भी। तो व्हाट चेंज विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की तरफ जाने मतलब इधर जाना है, ठीक है। तो I2 से बन रहा है 2I, राइट। तो
क्वेश्चन में ये भी दे रखा है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज +150। अगर +150 इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी जगह ये लोग ऐसा भी लिख सकते थे, प्रोडक्ट साइड में लिख देते -150 किलो जूल, तब भी हम यही समझते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। या फिर ये लोग +150 किलो जूल इधर रिएक्टेंट साइड में भी लिख सकते थे, तब भी हम यही समझते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर याद करो, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड जाती है। देख लो एक बार मैं बता देता हूं, ये देखो ऊपर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, तो रिएक्शन यहाँ के किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ऑब्वियसली कहाँ फॉरवर्ड जाएगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस विल द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर द चेंज, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट शिफ्ट होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्टली पूछे जाते हैं, राइट। अब आप इसकी कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, कोई डाउट है तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।